नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। ईपी लेखपाल के लिए जो ग्रामीण परिवेश है और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो कि भूमि बंदोबस्त की बात करता है, जो कि भूमि बंदोबस्त यानी लैंड सेटलमेंट की बात करता है। उस लैंड सेटलमेंट वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमें ये बताई गई हैं कि प्राचीन काल से कैसे कैसे भूमि की व्यवस्था चली है, प्राचीन काल के बाद फिर जो नया युग शुरू हुआ है वैदिक पीरियड में कैसे कैसे भूमि की व्यवस्था होती थी, उसके बाद फिर जो मध्यकालीन भारत रहा है उसमें क्या क्या भूमि की व्यवस्था रही है, और उसके बाद जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन जो भारत पर रहा है, तो अंग्रेजों ने हमारे लिए हमारे हम बोल सकते हैं भारत के लिए क्या क्या भूमि बंदोबस्त किए थे, कैसे कैसे लैंड सेटलमेंट किए थे, क्या क्या कर लगाए थे, कौन कौन से नियम अपनाए थे जिसके जरिए वो हमसे कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। तो हम प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा ना पढ़ के हम शुरू कर लेते हैं कि जो अंग्रेजों के आने के बाद जो जो व्यवस्थाएं भारत में अपनाई गई हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई, क्या क्या तरीका अपनाया जिससे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमसे टैक्स कलेक्ट किया। तो अंग्रेजों के समय पर क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या भूमि बंदोबस्त हुए, उन सब के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे, और इसके बाद हम इसके प्रश्न भी करेंगे जिससे कि हमारा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न हमारे वही रहेंगे जो या तो आए हुए पेपर में है या आने की संभावना है, एक रिलेवेंट प्रश्न रहेंगे और ज़्यादा नहीं है, 10-5 प्रश्न हम इसके बाद करेंगे जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखो, अगर हम भूमि सुधारों की बात करें तो भूमि सुधार अंग्रेजों ने अपने शुरू किए थे इजारेदारी व्यवस्था से। आप सबको ये पता है कि अंग्रेजों का जो नजरिया था भारत के प्रति, जो उनका मकसद था वो एक पॉजिटिव नहीं था, जो सकारात्मक तो था ही नहीं, ये सब तो आप भली भांति से परिचित हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक और मकसद है उनका, बदला लेना। खैर यहाँ अंग्रेजों का बदला लेना मकसद तो नहीं था, अंग्रेजों का सिर्फ एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे वसूला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लूट फसोट कैसे करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों से भारत से कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे संपत्ति लूटी जाए, यही सिर्फ एक मकसद था। और इसके लिए उनसे जो जो बन पड़ा भाई साहब वो उन सब ने किया, जो जो बन पड़ा। किसानों से लूटने के लिए, किसानों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो जो नियम अपनाने पड़े उन्होंने अपनाए। ये पहले अगर शुरुआत दौर की बात करें तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्तित्व यहाँ पर भारत में आया, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज शुरू किया था, उसमें वहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर पदों पर जो लोग अपॉइंट होके आते थे, जैसे मान लीजिए आप ही हैं और आपको कोई बड़ा ऑफिसर बना दिया जाए और आप में नैतिक वैल्यू हो ही ना, नैतिकता आपके अंदर ना हो, मोरल वैल्यूज आपके अंदर ना हो, बस आपका एक ही मकसद रहे कि कैसे भी मुझे पैसा कमाना है, तो आप क्या करोगे, जिस जगह पर जाओगे वहाँ क्या करोगे, करप्शन करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लूट लपोट करने की कोशिश करोगे कि कैसे भी मुझे पैसा। अब वो एक अलग बात है कि आप 20 लाख देके नौकरी में लगे हो तो आपको 20 लाख कैसे निकालने हैं। वही सेम सिस्टम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी हो रहा था भाई साहब। वहाँ से वो अपॉइंट होकर आते थे इंडिया में, भारत में, और भारत में ये देखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा कमाया जाए, क्या तरीके अपनाए जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा खींच के ले जाऊँ मैं। वही मार उन्होंने किसान यानी किसान वर्ग यानी कृषि पर भी दी, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, क्या क्या नियम कानून लेकर आए, क्या क्या बंदोबस्त किए, आज उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज्य में किसानों के पास उनकी जमीन का हक होता ही नहीं था। जो किसान होते थे उनका मालिकाना हक, उनकी जमीनों का मालिकाना हक किसान पर नहीं होता था। जिस पर वो खेती करते थे उसके मालिक थे ही नहीं, वो मालिक कोई और ही बना बैठा हुआ था। जैसे आगे हम जमींदार व्यवस्था में पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त में पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त में जो जमीन का मालिकाना हक था वो जमींदारों पर चला गया था। आगे खैर हम एक चीज और देखते हैं, रौयतबारी। रौयतबारी व्यवस्था में हमने ये देखा था, हम देखेंगे कि जो किसान, रौयत माने होता है किसान, और किसानों का सीधा संपर्क सरकार से था। उसमें कहने को तो हम ये पढ़ते हैं कि जो रौयतबारी व्यवस्था में किसानों का सीधा संबंध सरकार से कर दिया गया था, यानी किसान अब अपनी जमीन का मालिकाना हक रखते थे। लेकिन बिल्कुल भी गलत है, ये किसानों के पास कभी मालिकाना हक आया ही नहीं। रौयतबारी व्यवस्था में भी उनका एक मुखिया होता था जो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होता था सबके लिए। सेम वही चीज महलबाड़ी व्यवस्था में थी कि सभी 2-4 गांव को मिलाकर एक महल बना दिया जाता था, यानी उसका एक मुखिया अपॉइंट कर दिया जाता था। और महलबाड़ी व्यवस्था में हम पढ़ेंगे कि पूरे गांव 2-4 जो पूरे गांव की जो जमीन होती है उस पर पूरे गांव का अधिकार था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत ये देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन में जो किसान थे, किसानों का मालिकाना हक उनकी जमीन पर था ही नहीं, यानी किसान खुद अपनी जमीन के मालिक नहीं थे, किसान खुद अपनी जमीन के मालिक नहीं थे। और ब्रिटिश काल के दौरान राजस्व वसूली से जमींदारी, रौयतबाड़ी, महलबाड़ी ऐसी कृषि व्यवस्थाओं से कृषकों का भूमि से लगाव एकदम कम हो गया था। उन्हें इंटरेस्ट रहा ही नहीं, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा भाई। ये इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम आए हैं, इस सिस्टम से उनका मोहभंग हो गया।
समझ रहे ना आप। अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके ऊपर इतने टैक्स लाद दिए जाए, इतने टैक्स थोप दिए जाएं, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान खोल के बैठे हैं और उस पर इतना टैक्स कि आप जितनी बिक्री ना कर पाए उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़े, आप क्या करेंगे? आपका मोह भंग हो जाएगा, आपका मन भी नहीं करेगा दुकान पर बैठने का। वही सेम चीज किसानों के साथ थी। ये रौयतबाड़ी, महलबाड़ी और जो जमींदारी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं आई, इन्होंने किसानों का कृषि से मोह भंग कर दिया, एकदम लगाव रहा ही नहीं किसानों का। आगे कुछ चीजें और, जैसे सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था लेकर आए। इजारेदारी व्यवस्था में क्या था कि इजारेदारी व्यवस्था में इतना टैक्स लगा दिया था, और सिर्फ टैक्स ही नहीं, टैक्स के अलावा भी और सारी ऐसी चीजें थी, कर के अलावा भी और दूसरे इतने प्रतिबंधित नियम थे कि भैया अगर टैक्स यानी अगर तुमने हमें कर नहीं दिया तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, दोगुना तिगुना लगान वो तो वसूली होगी, वो तो होगी, लेकिन उसके बाद पीट पीट के हनुमान कब बना दे, मोर कब बना दे, ये भी नहीं पता था। यानी मान लीजिए किसान ने अगर किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश अगर अपना टैक्स नहीं कलेक्ट दे पाया तो उसे कब मार मार के पीट पीट के हनुमान बना दिया जाए, गाल फुला दिए जाए, पीछे से बंदर बना दिया जाए, कुछ पता नहीं रहता था। किसान मजबूर थे, इसीलिए उनका मोह भंग हो चला था खेती से। जोत के आकार का वितरण भी एकदम प्रारूप नहीं था। जोत के आकार यानी जोत को बोलते हैं, जोत बोलते हैं खेती को, जो खेत होता है ना, मान लीजिए एक कोई किसान के हित में या किसान के हक में, किसान के हक में या किसान के नाम पर, उस समय तो स्वामित्व नहीं होता था तो नाम तो बोल ही नहीं सकते हैं कि किसान के नाम पर आने वाली जमीन को मालिकाना खेत कहते हैं या जोत कहते हैं। उस समय तो कोई मालिक कोई और ही होता था। तो किसान के हक में मान लीजिए, हक बोल सकते हैं कि किसान के हक में जो आने वाली जो जमीन का टुकड़ा होता था उसे जोत बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। कितनी जोत है पूछते ना किसी, कितने जोत के जोता हो अभी तुम, यानी कितने बीघे खेत है, ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में। तो जो उस समय जोत का असमान वितरण था, एकदम जोत का आकार जो था ना एकदम प्रारूप उसका एकदम असमान था, यूनिफॉर्म था, कोई फॉर्मेट था ही नहीं उसका। और सिर्फ इतना ही नहीं, भूमिहीन मजदूरों को, भूमिहीन जो मजदूर थे उनकी संख्या में भी दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही थी। यानी किसान दिन पे दिन भूमि से अलग हटते जा रहे थे, किसानों का मोह भंग होता जा रहा था, किसानों का लगाव हट गया था भूमि से, और भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी। भूमिहीन मजदूर यानी ऐसे लोग, ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है, तो भूमिहीन मजदूर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। इसी की वजह से सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें, जो हमारे देश आजाद होने के बाद जो हमारे जो प्रमुख नेता थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे या जिनके हाथों में सत्ता सौंपी गई थी, उन्हें, उनके दिमाग में सबसे पहली अगर कोई चीज थी तो सबसे पहली गंभीर या सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यही था कि किसानों की स्थिति को कैसे, ये जो स्थिति बनी हुई है किसानों की, यानी किसानों को इस स्थिति से कैसे निकाला जाए। सबसे पहले सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा आजादी के बाद यही था। और इसी के लिए 1951 में सबसे पहले आते ही आते 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और 1951 में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त के लिए 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया। सबसे पहले 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, इसमें क्या था? अब देखो हम आगे एक चीज पढ़ेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, उस जमींदारी व्यवस्था में जो किसानों के जो खेत होते थे, उन खेतों का मालिकाना हक किसान का ना होके जमींदार का होता था। यानी खेतों का जो मुखिया होता था वो जमींदार होता था, मालिक जमींदार होता था। आगे हम उसके बाद फिर रौयतबाड़ी व्यवस्था आई और महलबाड़ी व्यवस्था आई। ये जमींदारी व्यवस्था के बाद की व्यवस्थाएं हैं, महलबाड़ी और रौयतबाड़ी। मतलब जमींदारी पहले खत्म हो गई थी, सिर्फ नाम के लिए खत्म हो गई थी, सिर्फ नाम के लिए। उसके बाद क्या था कि जैसे मान लीजिए अब कोई जमींदार, हम ये भी देखते हैं, जैसे आपने 3 तरह के किसान, 4 तरह के किसान होते हैं, 3 तरह के मुख्यतः, जो कि हम जैसे सीमांत किसान बोलते हैं, और लघु किसान बोलते हैं, और बृहद किसान बोलते हैं। ठीक है, चलो इसकी मैं चर्चा कर देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। किसानों के जो, अगर हम लैंड सेटलमेंट में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या टाइप्स ऑफ फार्मर की बात करें, टाइप्स ऑफ फार्मर की अगर हम बात करें तो 3 तरह के किसान होते हैं। सबसे पहले मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर। दूसरे होते हैं स्मॉल फार्मर, तीसरे होते हैं बिग फार्मर, तीसरे बिग फार्मर। पहले मार्जिनल फार्मर, दूसरे स्मॉल फार्मर, तीसरे बिग फार्मर यानी बड़े किसान। देखो अब ये मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? जिनके पास, मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास
जोत का आकार या जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है वो होते हैं आपके मार्जिनल फार्मर, और मार्जिनल फार्मर को बोलते हैं सीमांत किसान। मार्जिनल फार्मर को बोलते हैं सीमांत किसान, ठीक है। स्मॉल फार्मर को बोलते हैं लघु किसान यानी छोटे किसान। स्मॉल को बोलते हैं लघु किसान। अब जिनके पास 0 से लेकर या 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है उसे बोलते हैं हम स्मॉल फार्मर। बीच में भी आते हैं कि दीर्घ, मध्य, लघु या फिर ये सब आते हैं, लेकिन हम सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि चीजें इधर उधर फ्लो में बह जाएंगी। हम सिर्फ मुद्दे पर आते हैं कि जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी व्यवस्था खत्म तो हो गई थी, लेकिन वो सच में कैसे नहीं खत्म हो पाई थी। कागजों में खत्म हुई थी लेकिन सच में नहीं हुई थी। बिग फार्मर को बोलते हैं बृहद किसान यानी बड़े किसान। बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है वो होते हैं आपके बड़े किसान। गॉट इट? जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है बड़े किसान, और इन बड़े किसानों को ही बोलते हैं जमींदार। आप एक बात बताइए, आजकल जमींदारी सिस्टम पूरा खत्म है, अंग्रेजों के समय पर लाया गया था और अंग्रेजों ने हालांकि इसे खत्म कर दिया था। उसके बाद रौयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्थाएं आई थी, आज के टाइम पे बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आज भी आपको जमींदार शब्द सुनने को मिल जाता होगा। अरे कहता अरे अरे यार तुम तो जमींदार आदमी हो यार, दो यार दोस्त आपस में मिले बैठे हों और चर्चा कर रहे हों, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हों, तो क्या कहते हैं, अरे यार तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है, तुम तो जमींदार आदमी हो, तुम्हारे पापा पे तो यार कितने 10-20 हेक्टेयर जमीन है, तुम तो जमींदार आदमी हो। मतलब जिनके पास, जो वृद्ध किसान, जो बड़े किसान होते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन होती है उन्हें जमींदार ही बोलते हैं। अभी भी जमींदार, बड़े किसानों को जमींदार बोलते हैं। और ये जरूरी था कि 1951 में यानी 1947 के बाद, 1947 के बाद जब हम आज़ाद हो गए, तो इनका ही हमें जो नक्शा था, मतलब इनका ही जो एक वो एटीट्यूड था ना, वो ढीला करना था, इसीलिए जमींदारी उन्मूलन लाया गया था। इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि जमींदारी उन्मूलन जब 1951 में उत्तर प्रदेश में लाया गया था, उस समय हमारे जो कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो उस समय ये लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, एक्ट, नियम। तो जितने लेखपाल थे, उस समय लेखपालों को पटवारी कहा जाता था, तो सभी पटवारी इनसे नाराज हो गए थे। पटवारी अल्टीमेटली डायरेक्ट नाराज इनसे नहीं हुए थे, वो सब जमींदारों के द्वारा भड़काए गए थे, क्योंकि जमींदार मतलब मोटा माटा भैया जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो जमींदार है, और वो क्या ना करे, वो पटवारी क्या, वो तो डीएम को भी अपने अंडर ले लेगा, ले लेगा नहीं ले लेगा। तो उनके भड़काने के आधार पर ये भड़क गए थे, और फिर अब वो भी अपने दृढ़ पर निश्चित थे। कौन? उस समय जो कृषि मंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, वो भी अपने दृढ़ पर, उन्होंने कहा ठीक है भड़क, कोई बात नहीं, विद्रोह कर रहे हो ना, कर दो विद्रोह, नौकरी समाप्त कर दी जाती है तुम्हारी आज के बाद। उन्होंने सबको बर्खास्त, सबको हटा दिया नौकरी से, सबको सस्पेंड कर दिया। लगभग 27,000 पटवारियों को समय उन्होंने एक साथ सस्पेंड किया था। हालांकि बाद में उन्होंने भर्तियां भी करी थी, बाद में उन्होंने भर्ती करी और फिर पटवारी से नाम बदल दिया, फिर कर दिया लेखपाल। ठीक है, तो पटवारी, एक प्रश्न आता भी है कि पटवारी का नाम कब बदला गया। पटवारी का नाम लेखपाल रखा गया 1951 के बाद, 1952 के आसपास, चौधरी चरण सिंह ने ही बदला था। ठीक है, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी अस्तित्व में था, कैसे था। ये हमने किसानों के बारे में देखा, कितने तरह के किसान होते हैं। थोड़ा और हम देखते हैं, अब शुरू से चलते हैं और हम देखते हैं कि कब कब अंग्रेजों ने कौन कौन सा सिस्टम लेकर आए, जिसके कारण हमारे सामने एक देश के किसानों के सामने बहुत विकट स्थिति बनी। थोड़ा सबसे आगे अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम देखते हैं इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था की बात करें तो सन 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल बनकर आए थे बंगाल प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया। इस इजारेदारी व्यवस्था मतलब इससे पहले कोई फॉर्मेट को नहीं था, कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं था, जिस फॉर्मेट के जरिए किसानों से टैक्स वसूला जाए। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है लॉ। हमारे तो खैर नहीं, कुछ किया ही नहीं इन्होंने हमारे लिए, अच्छा तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग थे जिन्होंने सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था लेकर आए थे किसानों से टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए। सबसे पहली यही व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों ने लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाई गई थी। इजारेदारी व्यवस्था 1773 में आई थी और सबसे पहले इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी बंगाल जो साम्राज्य था, बंगाल जो राज्य था, उसमें सबसे पहले इसे लागू किया गया था। और इजारेदारी व्यवस्था 5 साल के लिए होती थी। कितने के लिए? 5 साल के लिए, यानी एक यूनिफॉर्म टैक्स पहले डिसाइड कर दिया जाता था कि इस यूनिफॉर्म टैक्स को हम लगातार आपसे 5 साल तक लेते रहेंगे, सालाना के रूप में या वार्षिक जैसे भी है, उस यूनिफॉर्म को, यानी 5 साल तक यही रहेगा, बाद में फिर हम देखेंगे कुछ बदलेंगे। तो यह इजारेदारी व्यवस्था 5 साल के लिए तय हुई थी, यानी 5 साल का लगान इसमें तय हुआ करता था।
लेकिन बाद में इसे बदलकर वार्षिक कर दिया गया, यानी फरमान आया एक ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश साम्राज्य से एक फरमान आया और बाद में इसे वार्षिक कर दिया गया। 1784 में एक इंग्लैंड से प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया कि जो टैक्स आप वसूल रहे हैं 5 साल के लिए, क्या पागल हो गए हो क्या? 5 साल के लिए एक ही महंगाई नहीं बढ़ेगी 5 साल में, महंगा करो इसे। तो उन्होंने फिर 5 साल नहीं हटा के फिर उन्होंने वार्षिक कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम हर महीने यानी हर साल अब आपसे टैक्स लेंगे और हर साल टैक्स का जो दर होगा वो चेंज होगा। 1786 में इजारेदारी व्यवस्था को हटा दिया गया। 1786 में एक दूसरे महाशय आए जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बोले ये बात हमें आपकी पसंद नहीं आई, हम इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त करते हैं। और इसकी जगह वो लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी व्यवस्था क्यों कहते हैं मैं अभी समझाता हूँ आपको, थोड़ा सब्र करिए, तो कमुकी नहीं। ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त किया और ये लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था। एक्चुअली था क्या कि जमींदारी व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच अब है क्या कि भैया सरकार को टैक्स वसूलना है तो सरकार डायरेक्ट तो किसी किसान के पास नहीं जाएगी, सरकार डायरेक्ट तो किसी किसान के पास नहीं जाएगी, हाँ भाई चंगू मंगू तुम भी टैक्स दो, हाँ भाई लल्लू तुम भी टैक्स दो, नहीं जाएगी ना। उसे कोई बीच में मिडिलमैन बनाना ही पड़ेगा। उस समय ये ब्यूरोक्रेसी का इतना दबदबा था नहीं, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इतना काम नहीं कर पाता था। या जो मैकेनिज्म अभी जो बना हुआ है टैक्स वैक्स वसूलने के लिए रेवेन्यू सिस्टम वाला, जो हम राइस परिषद देखते हैं पूरा, बोर्ड उस समय तो था ही नहीं। हालांकि 1831 में आ गया था, लेकिन ये सब में वो संलग्न नहीं हो पाया था। तो इन्होंने क्या किया कि परमानेंट सेटलमेंट में, स्थायी बंदोबस्त में, इन्होंने एक किसान और सरकार के बीच में एक मिडिलमैन बिठा दिया जिसे जमींदार कहा जाता था, जिसे जमींदार कहा जाता था। यानी अब जो टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो जमींदार को दे दी गई। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी यानी किसानों से कर लेने की जिम्मेदारी जमींदार को दे दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमींदारी, अब आप सोच रहे होंगे जमींदार के तो बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले हो गए थे, लेकिन जमींदारों के भी थोड़े कान टाइट किए गए। इनके लिए एक और सिस्टम लाया गया जिसे बोला जाता है सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम में क्या था कि ये क्या करते थे जमींदार, टैक्स, किसानों से टैक्स बहुत कलेक्ट कर लिया इन्होंने, टैक्स कलेक्ट किया अपने पास रख लिया, सरकार को जमा करने नहीं गए, सरकार को देने नहीं गए। अब भैया जिसके पास पैसा होता है उसकी तो आदतें बिगड़ती हैं। सबसे पहले तो एक आप आप समझ सकते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, पैसा आने के बाद कहीं जाए या ना जाए आदमी दारू के ठेके पर जाना तो शुरू कर ही देता है। खैर ये जो जमींदार थे ये चीज भाई, ये सुरा जो है ये तो चली आई है, सुरा बोलते हैं, सम बोलते हैं, इसे सुरा ही बोलते हैं, मदिरा को क्या बोलते हैं, शुरू से ही चली आई है। तो जमींदारों में सबसे एक बुरी जो लत थी वो थी ये मदिरा पान की। भाई इनके और कंपेयर किया जाए तो पूरी जो जनता थी, पूरी जो जनसंख्या थी भारतीय, जो हमारे समुदाय के जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन सभी में यानी जो भारतीय समाज में ये जमींदारों का स्तर बढ़ गया था, इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से इनका स्तर बढ़ गया था। और आप जब पड़ोस में, एक बात सोचिए, आप किसी मोहल्ले में रहने जाएं, आप किसी नई जगह रहने जाएं और वहाँ आप देखेंगे सब में जितने भी आपके आस पड़ोसी हैं ना, सब में सबसे ज़्यादा पैसे वाले आप ही हैं। तो आप क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप चाहे वैसे महंगे वाली पेंट जीन्स खरीदते हो या ना खरीदते हो, आप वैसे शो ऑफ करते हो या ना करते हो, वैसे आप गाड़ी में चलते हो या ना चलते हो, लेकिन उस जगह जाने के बाद आप 2-4 दिन यानी शुरुआत में आप जरूर ये सब चीज़ें करेंगे, दिखाएंगे उन्हें। अब ये बताने का ये फ़र्क बताने की कोशिश करेंगे ना कि देखो मुझ में और तुम में फ़र्क है। तो वही जमींदारों में भी था, टैक्स यानी किसानों से इन्होंने टैक्स ले लिया और ये और सभी आम जनता को बताने की कोशिश करते थे कि हम जमींदार हैं, तुम नीचे के लोग हो। मदिरा पान और तमाम तरह की बहुत सारी वृत्तियां थी जो इनके अंदर आई और पूरी दिन पूरी रात ये शीशा से शीशा टकराया। एक देवदास मूवी आप उसे देखना, देवदास में उसमें जो हमारे अभिनेता हैं वो इसी घर से घराने से संबंध रखते हैं, वो जमींदार घराने से संबंध रखते हैं। आप देख सकते हैं उसमें करना धरना कुछ है नहीं किसी को पूरे घर में, और पूरे दिन देख लीजिए आप देवदास को, कभी पारों के पीछे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी मदिरा पान कहीं पटक रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरे दिन शीशा से शीशा टकराते रहते थे। उसमें गाना है ना, शीशा से शीशा टकराया। तो वही चीज़ें थी, मतलब पैसा बढ़ा आदतें बिगड़ जाती हैं, और वही जमींदारों में आया। तो इसी के लिए जो ब्रिटिश, अब भैया ये भी चालू थे, ये भी कोई ऐसे वैसे थोड़े ना थे, ये भी चालू थे
इन्होंने देखा जमींदारों का, अच्छा मैंने तुमसे कहा है कि टैक्स वसूल करो और तुम मतलब क्या ये पूरे दिन ये शीशा से शीशा टकरा रहे हो। तो इनके लिए एक नियम लाया गया, जमींदारों के लिए एक नियम लाया गया, सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम में ये था कि एक डेट फिक्स कर दी जाती थी और उस डेट को, जैसे मान लीजिए 20 मार्च डेट फिक्स करी है और 20 मार्च की शाम सूर्यास्त होने तक, यानी सूर्य के अस्त होने तक अगर इन्होंने टैक्स जो किसानों से लिया है वो सरकार को जमा नहीं किया तो इनसे इनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए एक सूर्यास्त का नियम लाया गया था। ठीक है, सूर्यास्त का नियम लाया गया था। तो आप ये सूर्य आगे आता भी है, आगे हम देखेंगे भी कि सूर्यास्त का नियम क्या था। हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये स्थायी बंदोबस्त क्या था। कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्ष के लिए लगान व्यवस्था लागू की थी। इससे पहले 1786 में इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था खत्म की और एक व्यवस्था लेकर आए जिसे स्थायी बंदोबस्त तो खैर बाद में नाम पड़ा। इन्होंने 1790 में एक 10 वर्ष के लिए एक लगान व्यवस्था लागू करी, जिसे 1793 में यानी 3 वर्ष बाद स्थायी बना दिया, यानी परमानेंट कर दिया गया। 1790 में 10 वर्ष के लिए इन्होंने लागू करी और 1793 में यानी 3 साल बाद इसे स्थायी बना दिया गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी को हिंदी में बोलते हैं परमानेंट, ये तो आप समझते ही हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। 1792 में कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथों में दे दी जाए। यानी ये 1793 से पहले की बात है। 1793 से पहले यानी स्थायी बंदोबस्त इस व्यवस्था का नाम रखने से पहले इनके दिमाग में ये आया कि जो किसानों से कर की जो वसूली होती है उसे जमींदारों के हाथों में दे दो। यानी जमींदार अब खरीदेंगे नहीं, क्षमा करें, जमींदार अब किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे। यानी इन्होंने कर की वसूली जमींदारों को दे दी। ठीक है, फिर क्या हुआ और इसमें क्या क्या था, इसका जो मॉडल था पूरा, एक कमेटी गठित की गई थी सर जॉन शॉर की अध्यक्षता में और इस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी, यानी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी की सिफारिश पर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दी गई, जो कि 1793 में पूरे भारत में जहां लागू करनी थी, पूरे भारतवर्ष में नहीं, लगभग भारत के 19% भाग में यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा किसान के बीच एक जमींदार होता था। और जमींदारी क्या सिस्टम था मैं आपको बता चुका हूं, यानी जमींदार का काम था कि किसानों से टैक्स लेकर सरकार को जमा करना। स्थायी बंदोबस्त पूरे भारत के 19% क्षेत्र में लागू की गई थी, जिसमें 10/11 ब्रिटिश कंपनी को टैक्स जाता था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेता था। 10/11 यानी मान लीजिए 100 रुपये टैक्स उसने लिया है तो 100 का 10/11 भाग सरकार को जाता था। ठीक है, और 100 का बचा 1/11 भाग वो खुद रख लेता था। कौन? जमींदार। समझ रहे हैं, ये व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था में। ठीक है, 1794 में सूर्यास्त का नियम लाया गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखा कि जमींदार भाई बहुत ज़्यादा उत्पाद मचा रहे हैं, ये भाई इनके होश ठीक नहीं है, होश ठिकाने पर लाने पड़ेंगे। इसलिए 1794 में एक सूर्यास्त का नियम लाया गया, जिसके तहत उनकी जो जमीन थी वो नीलाम कर दी जाती थी। कॉर्नवालिस द्वारा 22 मई 1793 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन जगह पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 22 मई 1793 को सबसे पहले। समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं आप? कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू करी थी, जिसे 17 ये वही चीज़ है पुराना वाला जो कि हम दोहरा चुके हैं, बता चुके हैं कि 10 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू करी गई थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंट कर दी गई थी। यह व्यवस्था कुल 19% भाग में लागू की गई थी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में बनारस डिवीजन में यह व्यवस्था लागू की गई थी। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, इसीलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था कहाँ लागू करी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था बनारस डिवीज़न में लागू करी गई थी। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। अब आते हैं दूसरी व्यवस्था जिसका नाम है रैयतवाड़ी। देखो, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था में क्या था कि इस व्यवस्था में किसानों का सीधा संबंध सरकार से था, यानी किसान अपना टैक्स सीधे तौर पर सरकार को दे सकते थे। लेकिन क्या मालिकाना हक, जैसा कि अभी हमने देखा था जमींदारी व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त में किसानों के पास उनकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। किसानों की ज़मीन का मालिकाना हक जमींदार का हुआ करता था। लेकिन क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी
किसानों का मालिकाना हक उन्हें मिला या उन्हें अभी भी नहीं मिला, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका जो था, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर था, वो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में तैयार किया था। 1792 में, यानी कहीं ना कहीं जमींदारी व्यवस्था चली रही थी उसी समय ये तैयार कर लिया गया था इसका खाका। इस व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार का रैयतदार किसान के साथ सीधा संपर्क प्रत्यक्ष रूप से रहता था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि किसानों का सीधा संपर्क सरकार से था या सरकार का सीधा संपर्क किसान से था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने लागू किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कट टू कट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी और किसके सुझाव पर, या इसका खाका किसने तैयार किया था। इसका खाका कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था, जो कि उस समय हमारे क्या पूरे भारत के लिए हुआ करते थे, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के ये नुमाइंदे हुआ करते थे, जिन्हें हम गवर्नर जनरल बोला करते थे। ये थॉमस मुनरो थे। कुल भूमि का 52% भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। वही स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो उसमें 19% आता था। एक चीज़ और समझ लीजिए, आप ये मत समझिए ऐसे ये पूरा जो भारत था, तो उस भारत में, क्षमा करें मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है जितनी अच्छी किसी अंग्रेज की हिंदी, उतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है, तो मुझे क्षमा कर देना। मैं भारत का नक्शा बनाने में थोड़ा सा असफल हूँ, कोशिश करता हूँ। अब देखो ये पूरा भारत था, और इस भारत में एक्चुअली होता क्या था कि जगह जगह ये भारत में जो पूरा जो राज हो रहा था, उस समय सरकारें चल रही थी, वो यूनिफॉर्म नहीं थी, पूरे भारत में एक जैसी नहीं थी। कहीं कहीं प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट यानी कहीं की राजा राज करते थे, कहीं की मोनार्की सिस्टम बना हुआ था जो कि 1947 तक भी था। कहीं कहीं डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा राज करती थी, जैसे उसमें से अपना उत्तर प्रदेश एक आता है। उत्तर प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सीधा राज शुरू से ही करती आई है, उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन में भी चला गया था। तो कहीं कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा राज करती थी, कहीं कहीं राजा हुआ करते थे, और कहीं कहीं डुअल सिस्टम था। डुअल सिस्टम यानी अंग्रेजों ने राजाओं से संधि कर रखी थी। संधि यानी किस तरह की, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि आप राजा हो तो राजा बने रहोगे, आपका हम जो राज पद है वो नहीं छीन रहे हैं, आपका जो पद है वो नहीं छीन रहे हैं, लेकिन आपकी आर्मी हम देखेंगे, आपका फाइनेंस हम देखेंगे, आपके यहाँ जो टैक्स कलेक्ट होता है उसे हम संभालेंगे। फिर राजा बोलते थे फिर हम क्या करेंगे, बोले आप बैठ के हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो मतलब नाम के राजा हुआ करते थे और कुछ नहीं था उस समय। ये अंग्रेजों ने उनसे ये संधि कर रखी थी, और ये संधियों के बारे में जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी इसकी चर्चा करना थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, उसे अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उस पर फिर हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा ये देख लेते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में। तो ये सिस्टम जो चलते थे, ये जरूरी नहीं है कि एक खत्म होने के बाद ही दूसरा सिस्टम शुरू होता था। ये जरूरी नहीं है कि स्थायी बंदोबस्त खत्म होने के बाद ही रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। कुछ स्थानों पर रैयतवाड़ी सिस्टम लागू कर दिया गया था, कुछ स्थानों पर पहले से जो सिस्टम चल रहा था स्थायी बंदोबस्त वो भी चल रहा था। तो अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इस तैयार किसने किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। शुरू किसने किया था, उस समय गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो हुआ करते थे। और ये पूरी भूमि जो थी हमारे भारत में, उसके 52% भाग पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब किसानों का सीधा संपर्क सरकार से, गॉट इट। जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत का क्षेत्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, असम, ये सभी जगह आती थी। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में आने वाली जगह कौन कौन सी थी। अभी हमने देखा था जो जमींदारी व्यवस्था थी वो मद्रास में नहीं लागू की गई थी। अभी हमने देखा था मद्रास का उसमें नाम नहीं आया था। और हो सकता है प्रश्न में आपसे ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी जगह है जहां रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं लागू की गई थी, या इनमें से कौन सी जगह है जहां पर जमींदारी व्यवस्था नहीं लागू की गई थी। जरूरी नहीं है कि ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी जगह जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, हो सकता है नहीं भी पूछ लिया जाए। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए, आप लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं तो इसकी जो ये जगह थी, दो थी आपकी प्रेसिडेंसी, और प्रेसिडेंसी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और असम वाली जो जगह थी, यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके बाद हम आते हैं महलवाड़ी व्यवस्था पर। यह महलवाड़ी व्यवस्था के ठीक है, देखो महल का अर्थ होता है गांव, गॉट इट। महल का अर्थ होता है गांव, यानी महल का अर्थ होता है गांव। ये व्यवस्था अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। आप अगर किसी पुराने गांव में जाएंगे और थोड़ा ठीक ठाक गांव रहा होगा तो वहां आपको एक महल टाइप का बनेगा, दिखेगा, जो ऊंचा सा होगा, एकदम ऊंचा सा होगा, ऊंचा सा। और उसकी जो मुखिया हुआ करती थी, तो गांव के जो लोग भोले भाले हैं उन्हें तो नहीं पता था ये सिस्टम क्या था, उसे वो रानी कहा करते थे। रानी कहते, यहाँ रानी रहा करती थी, यहाँ राजा रहा करते थे। वो राजा और रानी नहीं हुआ करते थे, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था में के अंतर्गत आते थे। यानी मतलब क्या था कि महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है, महल का मतलब होता है गांव। यानी इस व्यवस्था में एक्चुअली ये होता था कि कई गांवों को मिलाकर, 2-4 गांवों को मिलाकर एक संगठन बना दिया जाता था। जैसे मान लीजिए एक ये ए गांव है, फिर ये बी गांव है, फिर ये सी गांव है, फिर ये डी गांव है।
इन सभी गांवों को मिलाकर एक संगठन बना दिया जाता था और इसका एक मुखिया बना दिया जाता था। इसका एक मुखिया बना दिया जाता था और इस मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि सभी गांव से टैक्स कलेक्ट करे, सभी गांव के किसानों से टैक्स कलेक्ट करे। अब क्या करता था ये जो मुखिया था ना, ये कभी कभी बाइज्ड भी हो जाता था, कभी कभी पक्षपात भी करता था। जो भैया इसकी हाई हजूरी करता था उसे टैक्स माफ भी कर देता था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये व्यवस्था तो जमींदारी सिस्टम में भी था, ये व्यवस्था तो परमानेंट सेटलमेंट में था। परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी व्यवस्था जो हमने देखी थी कॉर्नवालिस के द्वारा आई थी, उसमें भी यही था। उसमें भी जो मुखिया, यहाँ पर जो मुखिया जो कि सभी किसानों से टैक्स ले रहा है, वहां पर जमींदार सभी किसानों से टैक्स लेता था। अंतर क्या था कि इस महालवाड़ी व्यवस्था में यानी रॉयतवाड़ी व्यवस्था में आने के बाद कागजों में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मौखिक रूप से, जो जमीन का हक था वो किसानों के पास हो चला था, उनके जमीनी हक किसानों के पास था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में, परमानेंट सेटलमेंट में, किसान की जमीन का हक किसानों का नहीं था। यानी किसान की जो जिस पर खेती करते थे उसका स्वामित्व जमींदार का होता था। यानी किसान जिस जिस जमीन पर खेत करते थे वो जमींदार के नाम पे हुआ करती थी। इसीलिए उसका कुछ वो उसके कुछ अधिकार भी ज़्यादा बढ़ गए थे, उसकी शक्तियाँ भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब कोई किसानों से विद्रोह करेगा, कोई किसानों से कुछ भी आंख दिखा के बात करते हो, अच्छा हक तो मेरे हाथ में ना, ये जमीन का जो जिस जमीन पर तुम खेत कर रहे हो ये खेत तो मेरे नाम पे है। इसीलिए उसकी कुछ शक्तियाँ भी जमींदार की बढ़ी हुई थी। लेकिन इसमें जो रॉयत महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था में जो मुखिया हुआ करता था, इस मुखिया के नाम पर या मुखिया का स्वामित्व नहीं होता था। जो जमीनी हक था, जो मालिकाना हक था जमीन का, वो किसानों का ही हो चला था, जो कि हमने रॉयतवाड़ी व्यवस्था में भी देखा था। ठीक है, तो इस व्यवस्था में कई गांवों का एक संगठन बना दिया जाता था और उस संगठन का एक मुखिया होता था, संयुक्त रूप से गांव का रहता था यानी, और इसका जो स्वामित्व होता था, भूमि का जो स्वामित्व होता था यानी जमीन का स्वामित्व होता था, या तो किसान का होता था या किसान का ना होके पूरे गांव का जमीन पर हक होता था। यानी मान लीजिए एक कोई गांव है और उस गांव में 100 किसान रहते हैं और 100 किसान यानी मान लीजिए ये जमीन के टुकड़े हैं, यानी ये खेत हैं पूरे गांव के। तो ये जो पूरे गांव के जो खेत हैं वो या तो किसी एक किसान के होते थे या किसी एक किसान के ना होके मुखिया के तो नहीं होते थे, पूरे गांव के होते थे। फिर या तो एक का और नहीं तो सबका, समझ रहे हैं आप, या तो एक का और नहीं तो सबका। किसानों के मुखिया का नहीं था, मुखिया का जो हक था वो था जमींदारी व्यवस्था में। यही अंतर है जमींदारी व्यवस्था में और ये आपका महालवाड़ी व्यवस्था में। यहाँ किसान, यहाँ पे जो जमीन का जो स्वामित्व था, जो मालिकाना हक था, वो पूरे गांव का संयुक्त रूप से होता था। ठीक है, पूरे गांव का संयुक्त रूप से होता था। महालवाड़ी व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर एक संगठन बना दिया जाता था, जैसे मैं भी चर्चा कर चुका हूं, और इसका एक व्यक्ति मुखिया, एक व्यक्ति को इसका एक मुखिया बना दिया जाता था और यही व्यक्ति पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे देता था जाके कि लो भैया राजा जी, लो सर राजा नहीं, उस समय तो सरकार थी, तो वहां पे जमा कर देता था। यह जो व्यवस्था थी वो मध्य भारत, उत्तर भारत और उत्तर भारत में अवध वाला जो प्रांत था, जो अवध राज्य था, उसे छोड़कर पंजाब में लागू किया गया। यानी उत्तर भारत, मध्य भारत और मध्य भारत में अवध को छोड़कर पूरे भारत में यानी पूरे मध्य और उत्तर भारत में यह लागू की गई थी मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये जो मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था और इस मालवाड़ी व्यवस्था का विस्तार का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने इसका विस्तार किया। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ये बात बहुत पसंद आई, ये व्यवस्था अच्छी लगी और इन्होंने फिर इसे और विस्तार किया, इसका और एक्सपेंशन किया। लेकिन सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आई थी वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा आई थी और इन्हीं के द्वारा ये मालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। और चीज़ें अगर हम देखना चाहें मालवाड़ी व्यवस्था में, तो लगान वसूलने के लिए अब क्या था कि अब तक सिर्फ लगान बस पता नहीं किस मेजरमेंट पर करते थे, कैसे निर्धारित करते थे कि कितना लगान लिया जाएगा, कितना टैक्स होगा, उसके लिए कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं थी। तो सबसे पहले मालवाड़ी व्यवस्था में ही एक मेजरमेंट यूनिट लेकर आए थे जिसका नाम था शाही इकाई। इस मेजरमेंट यूनिट से भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, भूमि का मापन किया जाता था और फिर उसी से उनका लगान निर्धारित किया जाता था। सबसे पहले जो शाही इकाई यानी इंपीरियल यूनिट सिस्टम जो आया था भूमि मापन के लिए, वो मालवाड़ी व्यवस्था में ही लाया गया था। तो ये हमने जितनी भी मालवाड़ी व्यवस्थाएं हैं भूमि बंदोबस्त की, वो सारी व्यवस्थाएं हमने देखी। अब इससे संबंधित किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन पर एक नजर हम डालते हैं। पहला प्रश्न अगर हम देखें कि भारत में निम्नलिखित में से किस भूराष्ट्र व्यवस्था की ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया, इनमें से कौन सी भूराष्ट्र व्यवस्था है जिसे ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने नहीं अपनाया था। देखो, अगर स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये अपनाया गया था और इसे ही जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, जो कि 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा अपनाई गई थी और 1793 में ये स्थायी कर दी गई थी, यानी स्थायी बंदोबस्त।
दूसरा है दहसाला व्यवस्था, इस तरह की हमने कोई व्यवस्था अभी नहीं पढ़ी है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हमने पढ़ी थी, जिसमें किसानों का सीधा संपर्क किसान सरकार से होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था भी हमने अभी हॉल मैकेंजी के द्वारा लाई गई थी, अभी हमने पढ़ी थी। तो ये सभी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। जो बी वाली जो है दहसाला व्यवस्था, ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं लाई गई थी। बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अगले की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया, या भू राजस्व व्यवस्था का निम्न में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया, यानी सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया, सबसे ज्यादा फायदा भू राजस्व व्यवस्था का किसने उठाया। जमींदार, बटाईदार, किसान या मजदूर। नीचे से चलते हैं। स्थिति बहुत खराब थी मजदूरों की, किसानों की स्थिति इतनी खराब थी कि किसान दिन पर दिन भूमि छोड़ते जा रहे थे और मजदूर बनते जा रहे थे। दो तो ये कैसे हो सकते हैं, कैसे भी नहीं हो सकते। बटाईदार भैया, जब बटाईदार का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई खेत का टुकड़ा है और उस पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक किसान का मालिकाना हक है, और ये जमीन के टुकड़े को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति आए और इस पर खेती करे और कहे कि मुझे इस पर अपनी ज़मीन पर खेती करने दो, जो कुछ इस पर उगाया जाएगा, जो कुछ इसका प्रोडक्शन होगा, उसमें से आधा आधा कर लेंगे हम लोग। हालांकि इन्वेस्टमेंट भी आधा आधा होता है, उसमें जो लागत आती है वो भी आधी आधी होती है। तो एक बात सोचिए, जब किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा था तो बटाईदारों को कहाँ से फ़ायदा होता। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया, इन्होंने उठाया। इसीलिए ये पारो वारों के चक्कर में पड़े रहते थे, कोई मतलब नहीं था ना, इन्हें क्या पता था कि मेहनत क्या होती है। खैर, कोई दिल पर मत ले जाना, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए हैं। ये दिल पर मत कोई ले जाना, नहीं किसी को ज़्यादा प्यारी लगती हो मूवी और वो दिल पर ले जाए इसे। चलिए आगे आते हैं। किसके द्वारा बिहार ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या कॉर्नवालिस या रॉबर्ट क्लाइव। किसकी बात हो रही है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, और परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, और जमींदारी व्यवस्था की किसने शुरुआत करी थी, वॉरेन हेस्टिंग ना, कदाचित नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल भी नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1792 में इस तरह का प्रस्ताव 1790 में लेकर आए थे। 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट। आगे, स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। किसान को बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश को बिल्कुल नहीं, मजदूर को तो बिल्कुल भी नहीं, जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। यानी जो जमींदार थे वही भूमि के मालिक हुआ करते थे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है, यानी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कौन सी चीज़ गलत है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो एक बार इस सभी ऑप्शंस पर गौर फरमाइए और इसका उत्तर जरूर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, जमींदार ही तो थे भूमि के स्वामी, भूमि के मालिक। भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 होता था। बिल्कुल सही है, 10/11 होता था और 1/11 जमींदार रखता था अपने पास। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय लागू की गई थी। बिल्कुल सही बात है, यानी ये जो पहला ऑप्शन है कि स्थायी बंदोबस्त में प्रणाली में जमीनों को ही खरीद बिक्री पर रोक लगी थी, यानी जमीन को खरीदा बेचा नहीं जा सकता था, तो ये ऑप्शन गलत था। जो जमींदार होता था वो किसी भी जमीन को, क्योंकि उसका मालिकाना हक होता था और वो किसी भी जमीन को खरीदता और बेचता था। और सबसे ज़्यादा इसमें यही देखा गया था कि जमींदार और पैसे वाले क्यों होते गए थे, क्योंकि जमींदारों ने इस समय बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीद ली थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हड़पी थी। ठीक है, अगला है सूर्यास्त का कानून किससे संबंधित है। हम चर्चा कर चुके हैं, सूर्यास्त का कानून जमींदारों का जो सिस्टम था, जमींदारों की नकेल कसने के लिए लाया गया था। सूर्यास्त का कानून जमींदारों के लिए लाया गया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, भू राजस्व व्यवस्था से है। अगला ऑप्शन की अगर हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई थी, तो अभी हमने पढ़ा था ये 19% भाग पर लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का कितना हिस्सा था, तो सरकार के बारे में अभी हमने पढ़ा था 10/11 हिस्सा था और 1/11 हिस्सा किसका था, 1/11 हिस्सा जमींदार का होता था। निम्नलिखित में से किस जगह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं की गई थी, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था या मैंने आपसे कहा था, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। देखो मिल गया, किस जगह नहीं लागू की गई थी, तो देखो मद्रास में लागू नहीं की गई थी, क्योंकि मद्रास में आपकी दूसरी व्यवस्था महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था, या लगान का समझौता था किसके द्वारा, यानी किसका सीधा सीधा, हमने अब इसमें पढ़ा था रैयत माने क्या होता है, किसान, और किसानों का सीधा संबंध किससे हो गया था, सरकार से, उसी को बोलते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी किसानों के साथ सरकार का सीधा संबंध था।
तो ये चीज़ें आपके लिए थी जो कि आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। ये हमारे बैचेस हैं, आप एक बार इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। CUCT, NDA, EPSSC लेखपाल और EP पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए बैचेस हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सफलता ऐप जरूर डाउनलोड करिए और प्लीज़ सफलता ऐप को रेट जरूर करिए प्ले स्टोर पर जाकर, और प्ले स्टोर पर जाकर बताइए कि RDS की क्लास आपको कैसी लगती है। अगर हो सके तो मेरा नाम भी मेंशन कर दीजिए यार वहाँ, आप मुझे बताइए कि RDS की क्लास कैसी लगती है। ये आपको रिव्यू लिखना है प्ले स्टोर पर जाकर। अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आती है तो आप प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाएं और रेट जरूर करें। और आप कोई भी चीज़ या कोई भी कोर्स सफलता से खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें, PRASHNT प्रशांत 10, जिसमें आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, आपका फ़ायदा ही होगा। तो इस क्लास को हम यही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और आप सभी को अंत में हैप्पी होली, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। इस होली पर आप सभी अपने गिले शिकवे मिटा दो और एक दूसरे को खूब हुड़दंग मचाओ और खूब रंग लगाओ, एक दूसरे को तल्ली रंग दो भाई साहब। तो इसी के साथ आप सभी को हैप्पी होली। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफलता क्लास। मुलाकात करेंगे फिर आगे किसी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।